आप सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर प्रश्नावली 3.5 को शुरू करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग जानेंगे कि वृत्त गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण का प्रश्न को हल किस प्रकार से करते हैं, और दूसरा जानेंगे कि एक अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण किस प्रकार का होना चाहिए, कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण किस प्रकार का होना चाहिए, और अनेक हल होने के लिए समीकरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल है तो इसे वृत्त गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, समीकरण में हमें सबसे पहले छांटना होगा कि कौन सा समीकरण अद्वितीय हल है, कौन सा समीकरण कोई हल नहीं है, और कौन सा समीकरण अपरिमित अनेक हल है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में से ये छांटना होगा। अगर हम लोग में से प्रश्न से छांटने के बाद अगर किसी भी प्रश्न में अद्वितीय हल निकलता है तो उस प्रश्न को हमें वृत्त गुणनखंड विधि से सॉल्व करके उसका आंसर निकालना होगा। तो देखिए, हम लोग 3.5 का पहला प्रश्न क्या कहता है उसे देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न 3.5 का पहला प्रश्न कहता है कि x - 3y - 3 = 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0 है। तो देखिए, ये प्रश्न शुरू करने से पहले हमें तीन मुख्य बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वो तीन मुख्य बातें क्या है उसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला तो है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उस प्रकार को जो समीकरण का जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट सेकेंड है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उस समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। तीसरा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 हो, तो उस समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर हमें किसी भी प्रश्न में अद्वितीय हल निकलता है तो हमें उस प्रश्न में वृत्त गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लगाकर हमें उस प्रश्न का हल निकाल लेना होगा। तो चलिए, और एक मुख्य बात यह है कि वृत्त गुणनखंड का जो फॉर्मूला है वह क्या है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वृत्त गुणनखंड का जो फॉर्मूला है वह है x/b1c2 - b2c1 इक्वल टू y/c1a2 - c2a1 इक्वल टू 1/a1c2 - a2c1। देखिए, आप लोग को लग रहा है कि ये फार्मूला बहुत टफ है, मगर बहुत ही इजी है। देखिए, x के बटा में bc होगा और सब जगह माइनस होगा। देखिए, bc लेने के बाद हमें 12 21 12 21 12 21 सभी जगह पुट कर देना है, यानी x के साथ bc, y के साथ ca और 1 के साथ ac लेकर ये फार्मूला हमें याद करने में मदद आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये सारे फार्मूला को याद कर लें और उसके बाद ही ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 को बनाने की कोशिश करें। तो चलिए, हम लोग 3.5 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न तो यही है कि x - 3y - 3 = 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0। तो चलिए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यह है कि x - 3y - 3 = 0 ये फर्स्ट समीकरण है, एंड 3x - 9y - 2 = 0 ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो देखिए, ये जो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में है, यानी इक्वल टू 0 जो हो जाएगा वह व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में होता है। तो देखिए, व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लाना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये 0 में नहीं है तो हमें वह c के फॉर्म में लाना होता है। अगर इस फॉर्म में लाने के बाद हमें व्यवस्थित करके हमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 छांटना होता है। देखिए, x के साथ जो हमारा x है उसके साथ
कौन कौन सा अंक गुणांक में है। तो देखिए इस एक्स के साथ हमारा क्या है 1 है, तो हमारा a1 बराबर क्या हो जाएगा 1। एंड एक्स जो सेकेंड समीकरण का एक्स के साथ क्या है 3 है, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से b1 हमारा क्या है -3, b2 हमारा क्या है -9, c1 हमारा क्या है -3 और c2 हमारा क्या है -2 है। तो देखिए यहाँ हमारा कोई भी समीकरण कट रहा है। हाँ देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकल के आया, वह क्या निकल के आया 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 3/2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से निकल के आया, यानी जो हमारा समीकरण जो निकल के आया वह क्या निकल के आया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 निकल के आया है। क्या निकल के आया हमारा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जो निकल के आया हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 निकल के आया है। तो देखिए इस प्रकार का जो समीकरण होता है, इसका जो हल होता है वह क्या होता है, वीडियो शुरू करने से पहले तो आपको हम लोग बताया है। तो देखिए इसका जो समीकरण का जो हल होता है वह कोई हल नहीं निकलता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हमें सारे प्रश्न के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करके निकालना है। अगर हमारा यहाँ निकलता है कि अद्वितीय हल होता तो हमें इसे नेक्स्ट स्टेप यानी वृज्ज गुणनखंड का फॉर्मूला लगा के हमें इसे सॉल्व करना होता, बट हमारा यहाँ कोई हल नहीं है इस प्रकार का समीकरण में, इसलिए हमें यहीं तक छोड़ना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड प्रश्न कहता है कि 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड प्रश्न है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 है। तो देखिए ये हमारा व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। तो देखिए व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लाने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, इक्वल टू -5, ये इक्वल टू के बाद जो 5 है उसे हम लोग अंदर लेके चलाएंगे, -5 कर देंगे, इक्वल टू 0 करना, बस यही करना और कुछ नहीं करना है। यानी देखिए जो हमारा ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x + y 2x + y -5 = 0, इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से सेकेंड समीकरण क्या हो जाएगा 3x + 2y -8 = 0, ये हमारा व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लिख दिए। तो देखिए यहाँ से हमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को छांटना है। तो देखिए यहाँ से हमारा a1 क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, a2 क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, b1 क्या हमारा 1 है, b2 2 है, c1 -5 है एंड -8 c2 है। तो देखिए यहाँ से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जो हमारा जो समीकरण का जो बन के आया, मतलब समीकरण का जो हल निकल के आया वो क्या निकल के आया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या निकल के आया b1/b2 निकल के आया ना। तो जो इस प्रकार का जो समीकरण होगा इसका हल क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका जो हल होगा वह क्या होगा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल निकल के इसका आएगा। तो देखिए जिस प्रश्न का समीकरण का हल अद्वितीय हल निकल के आएगा उसे हमें वृज्ज गुणनखंड विधि से सॉल्व करके उसका आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वृज्ज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद सारे वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न का a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वृज्ज गुणनखंड का जो फॉर्मूला है x/b1 c2 - b2 c1 y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 c2 - a2 c1, ये हमारा वृज्ज गुणनखंड का फॉर्मूला है। तो देखिए सारे वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं।
इस प्रकार से हम सारा वैल्यू पुट करते हैं। देखिए A1 इक्वल टू 1 है, C2 इक्वल टू 8 है, माइनस B2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 5, C1, इस प्रकार से सारा वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करके निकालते हैं कि x बटा कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10, यानी 8 में से माइनस 10 गया तो कितना बचा, -2 बचेगा, इक्वल टू y बटा 5 दिया 15, 8 दूनी 16, 15 में से 16 जाएगा, -16 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, इक्वल टू 1 बटा 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार जो हमारा निकल के आया है x बटा -2 इक्वल टू वाई बटा -1 इक्वल टू 1 बटा 1 निकल के आया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारा जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, x बटा -2 इक्वल टू वाई बटा -1 इक्वल टू 1 बटा 1 निकल के आया है। तो देखिए सबसे पहले एक बार x को हम लोग C1 C2 से करते हैं। देखिए x बटा -2 इक्वल टू 1 बटा 1, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, x बटा -2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, एंड एक बार हम लोग करेंगे y बटा -1 इक्वल टू 1 बटा 1। तो देखिए y इंटू वाई और प्लस माइनस -1, यानी एक बार माइनस x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1, इस प्रकार से निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो चलिए हम लोग थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का प्रश्न का क्वेश्चन हमने सामने लिख दिया है। तो देखिए इसे हमने सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना होगा। किस रूप में लिखना होगा, व्यापक रूप में लिखना होगा। तो देखिए हमें यहाँ से 20 को -20 मतलब RHS में लेके चल जाना होगा। देखिए तो इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड का हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझें? तो देखिए यहाँ से हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 को छाट कर लिखना होगा। तो देखिए हमने सारे को पुट करके लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से हमारा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1/2, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, माइनस माइनस कैंसिल यानी 1/2, 20 1 जा 20 22 जा 40 यानी 1/2। हमारा जो सारे का सारा आएगा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 है, वह किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो हमारा A1 बटा A2 B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 दोनों अगर इक्वल रहे तो उस प्रकार का जो समीकरण का जो हल होता है वह क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो इस प्रकार का जो समीकरण का जो हल होगा वह कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, समझे? तो बस इतना ही हमें करके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें तो अद्वितीय हल तो आया नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 4th प्रश्न कहता है कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 4th प्रश्न सामने है। तो इसमें से भी हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 को छांट लेना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से छांटते हैं कि क्या आता है। हमारा जो A1 का वैल्यू है वो कितना है, 1 है, बटा A2 का वैल्यू कितना है, 3 है, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू कितना है, -3 है, एंड B2 का वैल्यू भी -3 है। तो C1 का वैल्यू भी -7 है और C2 का वैल्यू -15 है। इस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए कोई भी इक्वल आपको लग रहा है, नहीं, यहाँ सारे के सारे अनइक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा जो
जो समीकरण का जो हल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है वह कैसा होता है, अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होता है। जब हमारा समीकरण अद्वितीय हल है तो उसे हमें व्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए हमारा A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 सारा का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया है। तो देखिए यहाँ से B1/B2 भी कट जा रहा है ना, तो यहाँ 1/1 हो जाएगा। तो हमारा व्रज गुणनखंड का जो फॉर्मूला है वह क्या है कि x/B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y बराबर C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1C2 माइनस A2C1। तो इस प्रकार से हमारा इस फॉर्मूला पर सारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू पुट करके x y निकालना है। तो चलिए हम लोग सारे के वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने सारा का वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग x बटा कितना हो जाएगा, नीचे से अगर x करते हैं तो 15 गुना 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इक्वल टू y बटा कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस 15 इंटू 1 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15 एंड 7 इंटू 3 कितना होगा 7 3 जा 21, यही ना हो जाएगा। तो देखिए और इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बटा कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा बराबर y बटा कितना हो जाएगा, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा इक्वल टू 15 में से 21 जाएगा तो -6 बचेगा, बचेगा ना। देखिए और इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसे अगर और हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा और सॉल्व होगा नहीं। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x/8 इक्वल टू 1/-6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा इक्वल टू 8। तो हमारा यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 8/-6, 8/-6 यानी हमारा क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। हमारा निकल के आएगा x बराबर कितना निकल के आया था, 8/-6, यानी इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 और 3, यही 2 से काटेंगे तो यही ना आएगा। यानी जो हमारा x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा -4/3। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू निकल के आया। तो देखिए y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो देखिए y हमारा क्या था, यहाँ हमारा y का टर्म था y/6 इक्वल टू 1/-6 था ना, y/6 1/-6 था। तो यहाँ से हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -6y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6/-6 हो जाएगा। तो यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, x का जो निकल के आया -4/3 एंड y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -1 निकल के आया। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न का चारों क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए और प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।